नमस्ते। देखिए, इकोनॉमिक्स या कहें अर्थशास्त्र कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये एकदम हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। आज हम लोग समझेंगे चैप्टर मांग यानी डिमांड। वैसे ये डिमांड शब्द तो आप दिन भर में कई बार सुनते होंगे, जैसे बाजार में इस फोन की बड़ी डिमांड है या त्योहारों में मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है। तो आखिर ये डिमांड है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो जब आपके पास किसी चीज को खरीदने की इच्छा हो, उसे खरीदने के लिए पैसा हो और आप उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी हों, तो उसे कहते हैं मांग। मतलब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, जेब में पैसा और खर्च करने का जिगरा भी होना चाहिए। अब 3 शब्द हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए आपको एक चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार खरीदने का मन है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपकी जेब में उसे खरीदने के लिए मान लीजिए 50 लाख रुपए नहीं है, तो ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। जरूरत वो चीज है जिसके बिना आपका गुजारा मुश्किल है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब समझिए मांग को। आपको भूख लगी है, आपके मन में वड़ा पाव खाने की इच्छा हुई, आपने जेब देखी 20 रुपए हैं और आप दुकान पर जाकर वो पैसे देकर वड़ा पाव खरीदने के लिए तैयार हैं। बस इसी को कहते हैं मांग। तो अब जब आप समझ गए हैं कि मांग क्या होती है, तो चलिए इसके सबसे महत्वपूर्ण नियम को समझते हैं। इसे कहते हैं मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड। ये नियम इतना सीधा और सरल है कि आप इसे रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। नियम कहता है, अगर बाकी सभी बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। सीधा सा हिसाब है, चीज महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे और सस्ती होगी तो ज्यादा खरीदेंगे। आप खुद ही सोचिए, जब टमाटर 100 रुपये किलो हो जाता है तो मम्मी घर में टमाटर की चटनी बनाना बंद कर देती है, और जब 20 रुपये किलो मिलता है तो सलाद में भी टमाटर और सूप में भी टमाटर। इस नियम में एक लाइन बहुत जरूरी है, बाकी सभी बातें समान रहें। आमदनी नहीं बदली, आपकी पसंद नहीं बदली, बाजार में कोई नई चीज नहीं आई, मौसम भी वैसा का वैसा ही है। जैसे प्याज की कीमत बढ़ गई लेकिन आपकी सैलरी भी डबल हो गई, तो शायद आप महंगी प्याज भी पहले जितनी ही खरीदेंगे। एक और उदाहरण, गुजरात में नवरात्रि और चनिया चोली की डिमांड। अगर दुकान वाला चनिया चोली का भाव 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दे, तो कई लोग खरीदने से रुक गए या सस्ती दुकान ढूंढी। मतलब कीमत बढ़ी तो मांग घट गई। नवरात्रि के बाद सेल में वही चनिया चोली 1000 में बिकती है। पहले न खरीदने वाले अब खरीदने लगते हैं। कीमत घटी, मांग बढ़ी, यही मांग का नियम। ये कीमत और मांग के बीच का उल्टा यानी विपरीत संबंध दिखाता है। ये नियम 2 कारणों से काम करता है। पहला, आय प्रभाव, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। अब ये जो मांग का नियम हमने पढ़ा, अर्थशास्त्री इसे हवा में नहीं बोलते, वे डेटा दिखाते हैं। जब डेटा टेबल में दिखाएं तो इसे मांग अनुसूची कहते हैं। चलिए एक काल्पनिक मांग अनुसूची बनाते हैं। गोलगप्पे, अगर एक प्लेट जिसमें 6 पीस है 50 रुपये की है, तो आप शायद 1 प्लेट खरीदें। अगर वो कीमत घटाकर 30 रुपये कर दे तो आप 2 प्लेट खरीद लें। अगर कीमत 20 रुपये हो जाए तो आप 3 प्लेट खरीद सकते हैं, और अगर वो सिर्फ 10 रुपये प्लेट लगाए तो आप 5 प्लेट खरीद लेंगे। बस इसी को एक टेबल में लिख दीजिए, बन गई आपकी मांग अनुसूची। यह व्यक्तिगत मांग अनुसूची है, यानी एक व्यक्ति की मांग। लेकिन बाजार में आप अकेले ग्राहक नहीं हैं, हजारों लोग होते हैं। जब हम सभी ग्राहकों की मांग अलग अलग कीमत पर जोड़ते हैं तो हमें बाजार मांग अनुसूची मिलता है। मान लीजिए बाजार में सिर्फ 2 लोग हैं, ग्राहक ए और ग्राहक बी। 20 रुपये की प्लेट पर आप 3 प्लेट खरीदते हैं और आपका दोस्त 4 प्लेट खरीदता है, तो 20 रुपये पर कुल मांग 3 + 4 यानी 7 प्लेट। हम हर कीमत पर ऐसे जोड़कर बाजार मांग अनुसूची बना लेते हैं। यह कंपनियों और दुकानदारों को सही दाम तय करने में मदद करता है। अब जो हमने टेबल बनाई थी यानी मांग अनुसूची, उसी को जब हम एक ग्राफ पर उतार देते हैं तो वो मांग वक्र या डिमांड कर्व बन जाता है। अरे, ग्राफ का नाम सुनकर डरिए मत, ये बहुत आसान है। ये बस एक तस्वीर है जो कीमत और मांग के रिश्ते को दिखाती है। ये वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है। जैसे जैसे कीमत नीचे जाती है, मांग की गई मात्रा बढ़ती है। चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहले 2 लाइनें खींचिए। खड़ी लाइन डन y अक्ष कीमत, आड़ी लाइन बाएं x अक्ष मांग की मात्रा। अब अपनी टेबल के पॉइंट्स ग्राफ पर मार्क करें। 50 रुपये 1 प्लेट, 30 रुपये 2 प्लेट, 20 रुपये 3 प्लेट, 10 रुपये 5 प्लेट। अब इन बिंदुओं को जोड़िए। यही आपका मांग वक्र है, जिसे हम DD कहते हैं। देखिए, ये बाएं से दाएं ऊपर से नीचे झुका हुआ है। ढलान ऋणात्मक। पढ़ना, 25 रुपये के लिए y पर 25 ढूंढे, आड़ी लाइन खींचकर वक्र तक ले जाएं।
फिर नीचे एक्स अक्ष पर लाकर मांग पढ़ें, लगभग 2.5 प्लेट। मांग वक्र बीज की कीमतों पर भी अनुमान देता है, बहुत शक्तिशाली टूल। कीमत, आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतों के अलावा भी कुछ और ताकतवर कारक हैं जो मांग को हिलाकर रख देते हैं। इनमें से एक बहुत ही व्यक्तिगत लेकिन शक्तिशाली कारक है उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताएं, यानी कि टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। सीधी सी बात है, आपको जो चीज पसंद होगी आप वही खरीदेंगे। ये पसंद फैशन, विज्ञापन, आदत या स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से बदल सकती है। जैसे कुछ साल पहले तक लोग मोटे अनाज जैसे बाजरा और रागी को गरीबों का खाना समझते थे, लेकिन आज हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण बड़े बड़े शहरों में अमीर लोग भी इनकी मांग कर रहे हैं। यहां कीमत नहीं बदली, लोगों की सोच बदल गई। सोचिए, कोई सेलिब्रिटी किसी खास ब्रांड के कपड़े पहनकर टीवी पर आ जाए, रातों रात उस ब्रांड की मांग आसमान छूने लगती है, भले ही वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। यह है विज्ञापन और फैशन का असर। इसी तरह अगर कोई रिपोर्ट आ जाए कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए खराब है, तो बहुत से लोग उन्हें पीना कम कर देंगे और उनकी जगह जूस या नारियल पानी की मांग बढ़ा देंगे। यहां भी कीमत का कोई रोल नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने मांग को बदल दिया। एक और बड़ा फैक्टर है जनसंख्या। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी शहर या देश की आबादी बढ़ेगी तो वहां हर चीज की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। खाने पीने की चीजें, घर, कपड़े, गाड़ियां, सब कुछ ज्यादा लोग मतलब ज्यादा जरूरतें और ज्यादा मांग। इसीलिए भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। जनसंख्या की संरचना भी मांग पर असर डालती है। अगर किसी देश में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो वहां खिलौनों, बेबी फूड और डायपर की मांग ज्यादा होगी। अगर बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है तो दवाइयों, चश्मों और हेल्थ केयर सेवाओं की मांग ज्यादा होगी। आखिरी कारक है भविष्य की उम्मीदें। लोगों को भविष्य में किसी चीज की कीमत या उपलब्धता के बारे में क्या लगता है, यह भी उनकी वर्तमान मांग पर असर डालता है। हमने पढ़ा कि मांग का नियम एक सार्वभौमिक नियम जैसा है, कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा। लेकिन जैसा कि हर नियम के साथ होता है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। ये वो खास परिस्थितियां हैं जहां मांग का नियम उल्टा पड़ जाता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता है। इन स्थितियों में मांग वक्र नीचे की ओर झुकने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहला और सबसे प्रसिद्ध अपवाद है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जिन्हें वेबलेन वस्तुएं भी कहा जाता है। ये वो लग्जरी चीजें हैं जिन्हें लोग उनकी कीमत की वजह से ही खरीदते हैं। इन चीजों का मालिक होना समाज में रुतबे और शान की बात समझी जाती है, जैसे डायमंड की ज्वेलरी, रोल्स रॉयस कार या कोई महंगी पेंटिंग। इन चीजों की कीमत जितनी ज्यादा होती है, लोग उन्हें उतना ही ज्यादा खरीदना चाहते हैं ताकि वो अपनी अमीरी दिखा सकें। अगर इन चीजों की कीमत कम हो जाए तो अमीर लोग इन्हें खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि फिर ये स्टेटस सिंबल नहीं रह जाएंगी। दूसरा अपवाद है अज्ञानता। कई बार ग्राहक अज्ञानता के कारण महंगी चीज को अच्छी क्वालिटी का और सस्ती चीज को खराब क्वालिटी का मान लेता है। वो सोचता है इतना महंगा है तो जरूर अच्छा ही होगा। इस चक्कर में वो ज्यादा कीमत वाली चीज खरीद लेता है, भले ही कम कीमत पर वैसी ही या उससे बेहतर चीज उपलब्ध हो। एक और स्थिति है जब भविष्य में कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका हो। मान लीजिए युद्ध या किसी आपदा की अफवाह फैल जाए कि नमक मिलना बंद हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? वो ऊंची से ऊंची कीमत पर भी नमक के पैकेट खरीदकर जमा करना शुरू कर देंगे। मांग के नियम के अपवादों में एक बहुत ही खास और थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जिसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं। इनका नाम सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 19वीं सदी में आयरलैंड में इस अजीब व्यवहार को देखा था। गिफिन वस्तुएं बहुत ही निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं और ये मांग के नियम का सीधा सीधा उल्लंघन करती हैं। इनके मामले में जब इनकी कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है, और जब इनकी कीमत घटती है तो इनकी मांग भी घट जाती है। इसे समझने के लिए सर रॉबर्ट गिफिन का ही उदाहरण लेते हैं। उन्होंने देखा कि आयरलैंड में जब अकाल पड़ा तो गरीब मजदूरों का मुख्य भोजन आलू था। जब आलू की कीमत बढ़ी तो मांग के नियम के हिसाब से उसकी मांग घटनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, आलू की मांग और बढ़ गई। इसे समझने के लिए हमें उन मजदूरों के बजट को देखना होगा। मान लीजिए एक मजदूर के पास खाने के लिए रोज 10 रुपये हैं। वो अपना पेट भरने के लिए 8 रुपये का आलू और 2 रुपये का थोड़ा सा मांस खरीदता था। आलू उसके भोजन का मुख्य हिस्सा था और मांस बस स्वाद के लिए था। अब आलू की कीमत बढ़ गई
अब उसे उतना ही आलू खरीदने के लिए 9 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। अब उसके पास सिर्फ 1 रुपया बचा। 1 रुपये में वो मांस नहीं खरीद सकता, तो पेट भरने के लिए उसे वो 1 रुपया भी आलू खरीदने पर ही खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, आलू महंगा होने की वजह से उसकी असली आमदनी इतनी कम हो गई कि वो मांस जैसी बेहतर चीज को खरीद ही नहीं सकता। इसलिए उसे अपना सारा पैसा आलू पर ही खर्च करना पड़ा, जिससे आलू की मांग और बढ़ गई। यहां पर आए प्रभाव इतना ज्यादा नकारात्मक था कि उसने प्रतिस्थापन प्रभाव को दबा दिया। असल दुनिया में गिफन वस्तुओं के उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है और ये एक सैद्धांतिक अवधारणा ज्यादा मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने मांग के पूरे चैप्टर को उसके नियम से लेकर उसके अपवादों तक चीर फाड़ करके समझ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब पढ़ने का असल जिंदगी में क्या फायदा। देखिए, मांग का कॉन्सेप्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबों में नहीं है, ये आपके चारों तरफ है। इसे समझना आपको एक बेहतर उपभोक्ता, एक समझदार नागरिक और एक सफल व्यवसायी या मैनेजर बनने में मदद करता है। अगर आप भविष्य में अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तब तो मांग को समझना आपके लिए सांस लेने जितना जरूरी है। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की क्या कीमत रखें। अगर कीमत बहुत ज्यादा रखी तो कोई खरीदेगा नहीं, अगर बहुत कम रखी तो आपको फायदा नहीं होगा। मांग वक्र और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों, आय, पसंद और जनसंख्या का विश्लेषण करके ही आप सही कीमत तय कर सकते हैं। अंत में एक उपभोक्ता के तौर पर भी ये ज्ञान आपके काम आता है। जब आप समझते हैं कि कंपनियां कैसे आपकी पसंद को प्रभावित करती हैं और नापसंद को प्रभावित करके मांग पैदा करती हैं, तो आप विज्ञापनों से कम प्रभावित होते हैं और ज्यादा सोच समझकर खरीदारी करते हैं। आप जानते हैं कि कब किसी चीज की कीमत बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है, और आप अपनी खरीदारी की योजना उसी के अनुसार बना सकते हैं। कुल मिलाकर मांग का सिद्धांत अर्थशास्त्र की आत्मा है और इसे समझकर आप अपनी आर्थिक दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।